राना शमीम साहब वाला मामला, तौहीन अदालत का मामला, गुलाम रज़ा साहब आज जिस तरह से हियरिंग हुई है, यानी जब एक नई हियरिंग, नई तारीख होती है, नए इंकशाफात होते हैं। अब इसमें अभी भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने तो रखा था जनाब ये कुछ सीक्रेट एक, और वो वजह आज भी नहीं बता रहे कि मैं क्यों इसको लॉकर में रखना था और ये छप कैसे गया। वो कहते हैं कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, इस अदालत पर तो आते ही नहीं, तौहीन अदालत का हम सोच ही नहीं सकते, इसलिए हमने छपने के लिए तो दिया नहीं था। फिर वो बाहर भी जाना चाह रहे थे कि मुझे बाहर से लाने दिया जाए बयान हल्फी, जो अदालत ने कहा था। अब पीर को अदालत ने कह दिया जी फर्द जुर्म आयद हो जाएगी अगर पीर तक वो बयान हल्फी ओरिजिनल नहीं आता। तो जो छपा है, जो सामने आया, सब उन्होंने मान लिया है कि बिल्कुल ये सारी बातें मैंने की थी। उन्होंने बात तो बयान कर दी है सारी की सारी, और जो आज उन्होंने वजूहात बयान की हैं कि वो इसका इरादा नहीं रखते थे, ना छापने का ना सामने लाने का, वो एक वसीयत के तौर पे एक किस्म की वो उन्होंने किया था उसको। लेकिन जाहिर है कि अगर ये चीज़ बाहर निकली है तो 2-3 इसके सोर्सेज हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। एक तो अटॉर्नी ऑफिस हो सकता है जहाँ से उन्होंने इसको टेस्टिफाई किया, दूसरा उनका पोता जिनके पास उन्होंने कहा कि वो बार एट लॉ की एजुकेशन हासिल कर रहा है और वहीं पे मौजूद है, तो उनको दिया था कि वो वहाँ पे रखे। तो आज बड़ा दिलचस्प सूरत हाल थी जब उन्होंने ये कहा कि वो वहाँ पे उसको थ्रेट्स हैं और वो अंडरग्राउंड हुआ है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि वो तो एक बड़ी नेशन है और बड़ा मुल्क है बरतानिया, वहाँ किस तरह से उसको थ्रेट हो सकते हैं और वो अंडरग्राउंड हो गया है। तो दूसरी बात ये थी कि लतीफ़ अफरीदी साहब उनके वकील जो हैं वो पेश हुए, तो उनके साथ भी जो मुकालमा हुआ उनसे बार बार उन्होंने कहा कि आप तो हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, और ये लाठी जो आपके हाथ में है, हमें पता है कि आज़ादी अदलिया के लिए आपकी लाठी आपके हाथ में आई है, अदरवाइज़ आप बग़ैर लाठी के चलते थे। तो बड़ी तारीफ़ उनकी की, लेकिन एंड पे उन्होंने उन्हें ये पूछा और ये इस्तफसार किया कि आप एफिडेविट लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी एफिडेविट तो बहुत ज़रूरी है, आप तो अदलिया की आज़ादी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो टाइम ये दिया गया है और मुमकिन तौर पर उससे पहले ये जो जितने दिन हैं इसमें आ जाएगा एफिडेविट। ये इतलात हैं कि वहाँ से एफिडेविट किसी भी तरीके से वो एफिडेविट पहुँच जाएगा और मंडे को ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन वही एम्बिग्यूटी ये रहेगी कि जो अदारा जिसने ये पब्लिश किया उसका सोर्स फिर क्या था। अगर राना शमीम साहब नहीं थे और अगर अटॉर्नी नहीं था, तो अगर उनका बेटा नहीं था, पोता नहीं था, तो फिर कौन सा ऐसा सामरी जादूगर था जिसने उधर छू किया और वो यहाँ पे पहुँच गया इनके पास, इन्होंने छाप दिया। तो ये दरमियान में एक ये एम्बिग्यूटी है और इसमें अगर इसी तरह से केस की प्रोसीडिंग चली तो उस अदारे के लोगों पर जो तौहीन अदालत है वो ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें जस्टिस राना शमीम साहब जो हैं वो अपने आप को तकरीबन क्लियर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने इसको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं किए। अच्छा, और अगर कोई बात की है तो खबर छपने के बाद की है। तो अगर वो अपने सिर्फ बयान हल्फी को वहाँ पेश कर देते हैं तो राना शमीम साहब तो कम से कम पहले आप ये कह लें हिस्से में वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो बाकी जो बार है वो सारा रह जाएगा अदारे पे। मगर उन्होंने पब्लिश किया। लेकिन ये सवाल तो अदालत पूछ रही है कि आप वजह क्या थी, आपने क्यों दिया, वो वजह भी सामने नहीं। वो कहते हैं जी मेरी अहलिया मरहुमा जो है उन्होंने बस उनकी ख्वाहिश थी इसलिए मैंने ये बयान हल्फी लिख दिया और ये सीक्रेट था। और साथ ही वो उन्होंने कहा था, उसामा साहब उन्होंने कहा था कि वो मरते हुए भी जब वो अल्लाह को प्यारी हुई तो उन्होंने उससे पहले इनसे बात की और राना साहब से कहा कि आप अपने ज़मीर पे बोझ ना लेके जाना, आप इसको इसको तहरीरी शक्ल दे देना। सही। तो वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से दिया, वल्लाह आलम बिस्सवाब, हम किसी के नीयत के ऊपर उसके लिए बयान हल्फी देना ही क्यों जरूरी था सर? मतलब उसकी उनकी ख्वाहिश पर वो लिखकर जी और सर ईसीएल में नाम डालने के लिए कार्रवाई शुरू। दिल पे बोझ था तो बयान हल्फी लेके लंदन के एक लॉकर में रख देना, वहाँ पर जनाब ये इस तरह से दिल का बोझ हल्का नहीं होता, उतरता नहीं है। यहाँ तो उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोगों को बताते कि जनाब ये सारा कुछ हुआ और ये इतना अच्छा दिल पे बोझ लेके क्यों फिरते रहे, इनको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था।
अब दूसरी बात जो है वो सबसे अहम ये है कि बयाने हल्फी जो है वो, मैंने वो स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी में अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो उनसे पूछते हैं कि पहले उनको फ़ोन करते हैं, ये जो फ़ोन वो उनको करते हैं उनसे मुख्तलिफ बात होती है इस बयान हल्फी के हवाले से, तो ये वो फ़ोन बंद कर देते हैं। उसके बाद एक और फ़ोन से उनको फ़ोन किया जाता है, ये खुद कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि बयान हल्फी पढ़ के सुनाएं। वो जब वो पढ़ के सुनाते हैं तो ये कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, यही बयान हल्फी, ये मेरा है। अब पहला सवाल तो ये था कि इनको पूछना चाहिए था कि भाई ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, किसने दिया, जब तक मुझे तुम ये नहीं बताओगे मैं आगे नहीं चलूंगा। मैं तो ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। अब अंसार बासी जब उसे पूछ रहा है कि ये बयान हल्फी है, वो कह रहे हैं पढ़ के सुनाओ, और वो सुना रहा है, तो उस वक़्त इनको ये नहीं पता था कि ये तो मेरे लॉकर में पड़ा हुआ, ये इसके पास कहाँ से आ गया। तो ये उसको कहते हैं कि भाई ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। मगर ये उसको दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, ये उसके जो उसने अपनी स्टोरी में लिखा है कि जनाब इन्होंने उस बयान हल्फी की तस्दीक की। पहली सवाल तो ये है कि बगैर इस चीज़ के पता किए कि जनाब ये तुम्हारे पास आया कहाँ से है, ये क्यों उसकी तस्दीक कर रहे हैं। मगर वो ये भी कह चुके हैं कि छपने के बाद मुझे उन्होंने पूछा, अंसार बासी साहब, ये राना शमीम साहब का वर्जन जो कहाँ छपने के बाद, जब छप चुका था उसके बाद, पिछली हेयरिंग में उन्होंने कहा है कि जी छपने के बाद मेरा वर्जन। यार उसामा साहब यहाँ सर राना शमीम का मेरी असमन में मैं ये जो उनका वर्जन है, अगर स्टोरी छप गई थी तो ये इनका वर्जन क्या बाद की दूसरी स्टोरी में लगा, उसी स्टोरी में लगा हुआ है। बात सही है, जो स्टोरी दी गई उसी के अंदर लगा हुआ है ये सारा वर्जन, और उसमें बड़ी डिटेल से लिखा है कि जनाब मैंने जब उनको उनके नंबर पे फ़ोन किया तो उन्होंने जब उनसे बात की तो वो खामोश हो गए, फिर वो फ़ोन बंद हो गया, मैं उस पर कॉल करता रहा, लैंडलाइन से कॉल करता रहा, वो फ़ोन बंद रहा। उसके बाद अचानक एक व्हाट्सएप कॉल आई और उन्होंने कहा जी इस नंबर पर मुझसे बात करें, और वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि आप मुझे ये बयानी हल्फी पढ़ के सुनाएं। उस पर उसने पढ़ के सुनाया, सारा बयानी हल्फी सुनने के बाद उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही बयानी हल्फी है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ECL की कार्रवाई, ECL का में नाम डालने के लिए जनाब एडवोकेट जनरल ने खत लिख दिया है चीफ कमिश्नर को। गुलाम साहब मेरे पास 30 सेकंड है, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है राना शमीम के लिए? राना शमीम साहब के लिए ये ख़तरनाक तो नहीं है, अगर उनको जाने दिया जाता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था। ECL पे रख के अगर वो यहीं पे रहते हैं और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स मजीद इस तरह से जारी रहती है तो वो अदलिया का भी नुकसान होगा। और जहाँ भी शरीफ खान इन्वॉल्व होता है, अहम बंदा बाहर, चाहे वो इसहाक डार है, चाहे वो सलमान शहबाज हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, चाहे वो नासिर भट्ट, वो जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाले साहब, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। ये एक बड़ा मसला है, और उसके बाद केस किसी तरफ भी नहीं जा पाता। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब खुद बयान हल्फी देकर गए थे कि मैं वापस आऊँगा, मुकदमात का सामना करूँगा, वो भी आज तक नहीं आए। ये एक बड़ा मसला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।